हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, पिछले मॉडल पेपर में जो 1 और 2 नवंबर के लिए हमने मॉडल पेपर दिया था, उस मॉडल पेपर में आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, बहुत अच्छा प्यार मिला आप लोगों का। उसी से प्रेरित होकर के दोस्तों हमने आपको 3 और 4 नवंबर वाले एग्ज़ाम के लिए हमने ये मॉडल पेपर लाया है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और पिछले वीडियो में कुछ लोगों का कमेंट आता है कि मतलब ये क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तैयारी आप चाहे किसी भी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से करें या किसी भी सब्सक्रिप्शन से या प्रीमियम लेकर करें, दोस्तों 100% गारंटी कोई भी नहीं लेता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए हर क्वेश्चन ही आपको आएंगे ही आएंगे। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन आपकी गारंटी नहीं लेता है ना। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक माध्यम बताया जाता है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, और कुछ ऐसे ट्रिक बताए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, प्राचीन भारत के किस राजवंश ने स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार जारी किया था जो उनकी समृद्धि का प्रतीक था? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुप्त साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूणों के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने वाले गुप्त सम्राट का नाम बताइए जिसने भारत को इस बर्बर आक्रमण से बचाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की जो शासन कला पर एक विस्तृत पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाणक्य। चाणक्य या कौटिल्य। अगर आपके एग्जाम में चाणक्य नहीं आता है, ऑप्शन कौटिल्य रहता है, तो आपको कौटिल्य लगाना है। और यदि चाणक्य रहता है तो चाणक्य लगाना है। और यदि चाणक्य और कौटिल्य दोनों रहता है तो इसी तरह से ब्रैकेट पे ही देगा, अलग अलग ऑप्शन नहीं देगा। तो आपको चाणक्य और कौटिल्य दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में फाहियान नामक चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आगे के क्वेश्चन जो है उसमें हमने रीजनिंग, मैथ और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी कराए हैं। तो वीडियो आप कंटिन्यू देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन हमने दिया है और आप हमको लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी ताकि वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा इबादतनामा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पूजा गृह, इबादतनामा ये उर्दू का शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है पूजा गृह, की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों धार्मिक चर्चाओं के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों ने की थी और उनकी राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी और जिनकी राजधानी हम्पी थी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि जो हम्पी है तो हम्पी का चित्र किस नोट में रहता है, जो होता है 10, 20, 50, 100, इन कौन से नोट में हम्पी का सिंबल रहता है, ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 मराठा साम्राज्य और किसके बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पे
इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और जनरेट हो सकता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। और किनके किनके बीच हुआ था? मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर है कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? गीतांजलि, गोरा, काबुलीवाला, घर और बाहर। तो इसका राइट आंसर है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1954 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो पद्म विभूषण कौन सा पुरस्कार है? दूसरा पुरस्कार है। तो भारत का पहला पुरस्कार कौन है, ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये है दोस्तों दूरी का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर लगने वाला अभिकेंद्री बल किस दिशा में कार्य करता है? गति की दिशा में, गति की विपरीत दिशा में, वृत्त के केंद्र की ओर, वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वृत्त के केंद्र की ओर। जो किसी वस्तु पर लगने वाला बल है, अभिकेंद्री बल जिसको कहते हैं, तो ये वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। नेक्स्ट है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा, शक्ति, बल, गति। तो इसको कहते हैं शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उनके द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या स्थिर तरंगे। तो इसका राइट आंसर है अनुदैर्ध्य तरंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ध्वनि तरंगे जो है तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं ये एक संभावित क्वेश्चन है, ये किसी भी शिफ्ट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो 3 या 4 नवंबर को होंगे उन्हीं बस में आएंगे। तो जितने लोगों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वे सभी भी देखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनका 3 या 4 तारीख को एग्ज़ाम है वही बस देखेंगे। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये सभी संभावित क्वेश्चन हैं और किसी भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ाई करना है। नेक्स्ट है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा बड़े बड़े हैं, आप वीडियो पॉज करके और इसके ऑप्शन पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बता देते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ऊष्मीय प्रसार के संबंध में जो कथन सही नहीं है, सही कथन है वो है सभी पदार्थ सामान्यतः गर्म करने पर प्रसारित होते हैं। ये ऑप्शन आप डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओम का नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो ओम का नियम जो है तो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध, इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करता है। वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक भारी नाभिक टूटकर 2
दो या अधिक हल्के नाभिक बनाता है, इसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नेक्स्ट है, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लेजर का फुल फॉर्म है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है कि आप एक टीम लीडर हैं और आपकी टीम का एक सदस्य लगातार डेडलाइन मिस कर रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है, उसे चेतावनी देना कि वह अपनी नौकरी खो सकता है। दूसरा ऑप्शन है, उसकी समस्याओं को समझने के लिए उसे अकेले में बात करना। तीसरा है, उसे टीम से हटा देना। और चौथा है, समस्या को अनदेखा करना और उम्मीद करना कि यह अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है कि यहाँ आपको क्या करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा और सटीक जो सलूशन है वो क्या हो सकता है? तो इसका सबसे सटीक जो सलूशन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि उसकी समस्याओं को समझने के लिए उससे अकेले में बात करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम करते समय आपको पता चलता है कि एक महत्वपूर्ण डेटा त्रुटिपूर्ण है। आपके पास परियोजना जमा करने के लिए केवल कुछ घंटे बचे हैं। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, जितना संभव हो डेटा को ठीक करने का प्रयास करेंगे और देरी के बारे में सूचित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? दोस्तों ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि आज मंगलवार है तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुवार, ठीक है। कैसे होगा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है हमने, देख लीजिए। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि हमने कैसे एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक घड़ी सुबह 8 बजे सही समय दिखा रही है। घड़ी प्रति 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। जब अगले दिन रात 8 बजे का समय होगा तब घड़ी क्या समय दिखाएगी? क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 8:10 PM, 8:15 PM, 8:20 PM या 8:30 PM। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8:15 PM। कैसे होगा यहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, इसको आप पढ़ के समझ लीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता की आयु सीता से दुगुनी है। रीता की आयु सीता से दुगुनी है और 3 साल पहले रीता की आयु सीता की आयु से तिगुनी थी। तो रीता की वर्तमान आयु क्या है? अब यहाँ आयु से रिलेटेड है। अब देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि हमने जो क्वेश्चन आपको आयु से रिलेटेड या कैलेंडर से रिलेटेड या घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है वही क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। इसीलिए आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रिक बताया जाएगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। बाकी एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाए ये कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 साल। अब कैसे आया ये 12 साल, ये यहाँ पे हमने आपको बताया है। अब इसी तरह से अगर आपको दूसरा क्वेश्चन कोई दिया जाएगा तो इस ट्रिक का यूज करके और आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से या इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आपको तैयारी कराया जाता है, ना कि आपको A to Z प्रश्न बताया जाता है कि यही प्रश्न आएगा, है ना। अगर ऐसा होने लगे तब तो फिर लोग बाग तैयारी करना ही छोड़ दें, ठीक। तो वीडियो जो है, यूट्यूब चैनल जो है और इंस्टीट्यूशन है, ये सभी तैयारी कराते हैं, ये आपको एक रास्ता बताते हैं, बाकी आपको करना अपने दिमाग से है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन है कि सभी पेड़ पौधे हैं और सभी पौधे हरे हैं। सभी पेड़ क्या हैं? पौधे हैं और सभी पौधे हरे हैं। अब निष्कर्ष कहता है, पहला निष्कर्ष है कि सभी पेड़ हरे हैं।
और दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ हरे पेड़ नहीं हैं, कुछ हरे पेड़ नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन अगर आप वेन डायग्राम इसका बना लेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा कि ये ऑप्शन नंबर ए है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अब कैसे करता है, तो यहाँ पे हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। देखिए पहले ये आप वेन डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, कि पहले पेड़ है, सबसे अंदर वाला सर्कल जो छोटा सर्कल है वो ट्री को प्रेजेंट करता है। उसके बाहर वाला सर्कल जो है जो ग्रे कलर में है वो पौधे मतलब प्लांट्स। ठीक है, पेड़ अलग है, पौधे अलग हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। सभी पेड़ पौधे हैं, तो सभी पेड़ का सर्कल अंदर है। और इसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट का ये जो पौधा, ये प्लांट का सर्कल है ये अलग है। इसके बाद कहा है कि सभी पौधे हरे हैं, तो ये सभी पौधे जो हैं, सभी प्लांट जो हैं तो क्या है, ग्रीन है, हरे हैं। अब यहाँ पे सभी पेड़ हरे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये पेड़ है तो सभी पेड़ जब हरे हैं तो सही है, सभी पेड़ हरे हैं, क्योंकि सभी पेड़ पौधे हैं और सभी पौधे हरे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सभी पेड़ भी हरे हैं। ठीक है, इसीलिए निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। और यहाँ पे आप और अच्छे से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसका निष्कर्ष भी आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं और सभी बिल्लियां शेर हैं। कथन है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं और सभी बिल्लियां शेर हैं। अब निष्कर्ष कहता है कि कुछ कुत्ते शेर हैं, और दूसरा निष्कर्ष है कि सभी शेर बिल्लियां हैं। अब यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है, केवल एक अनुसरण करता है कि दो अनुसरण करता है, कि एक और दो दोनों करता है, कि एक और दो दोनों नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि केवल एक अनुसरण करता है। कैसे, इसका वेन डायग्राम मैं चाहता हूं कि दोस्तों जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन जब आप देखें तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले आप वेन डायग्राम बनाना सीखिए, अगर आपका वेन डायग्राम बन गया तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस वेन डायग्राम के आधार पर यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो पॉज करके और इसको पढ़ सकते हैं, जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगला कथन है कि क्या शहरों में पटाखों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कथन है कि क्या शहरों में पटाखों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो पहला तर्क कहता है हाँ, यह वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। और दूसरा तर्क कहता है कि नहीं, यह हजारों लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा। अब सही बात है, दोनों चीज़ें यहाँ पे सही लग रही हैं, है ना, कि शहरों में पटाखों के उपयोग पर अगर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, इस बात पर अगर हम कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि पटाखों से निकलने वाला जो प्रदूषण है तो वो उसमें से ध्वनि प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण होता है, जो और जिसका प्रभाव सभी के स्वास्थ्य पर पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए रोज़गार को लेकर के, तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी इसी पर टिका हुआ है। तो दोनों पक्ष इसके मजबूत हैं, तर्क एक भी और तर्क दो भी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों मजबूत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब ये कथन है यहाँ पर, क्या भारत में उच्च शिक्षा को मुफ्त कर देना चाहिए। कथन है क्या भारत में उच्च शिक्षा को मुफ्त कर देना चाहिए। तो पहला तर्क कहता है कि हाँ, इससे सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और देश का विकास होगा। और दूसरा तर्क कहता है नहीं, सरकार को भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा जिससे अन्य विकास परियोजनाओं पर असर पड़ेगा। दोनों बातें सही है। ठीक है, अगर शिक्षा मुफ्त हो जाए तो जो व्यक्ति मतलब आज शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में, उनको शिक्षा मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो
अगर मुफ्त शिक्षा कर देंगे तो सरकार पर इसका बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएगा। तो जिससे वो जो पैसा है तो अन्य विकास कार्यों में जो लगने वाला था तो अब शिक्षा में लगेगा, तो अन्य विकास कार्य प्रभावित होंगे। ठीक है, देखिए हर एक कथन के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। और जब दोनों पक्ष हमारे मजबूत होते हैं तब यहाँ पे निष्कर्ष 1 और 2 दोनों मजबूत होते हैं। और यदि दोनों में से कोई एक कम मजबूत है, मतलब वो कमज़ोर है, तो फिर केवल एक निष्कर्ष काम करता है। तो यहाँ पर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो करेक्ट आंसर देखने से पहले इसका आंसर कमेंट करिए, और अगर नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों मजबूत हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और क्या इसी लेवल के क्वेश्चन आपको चाहिए थे या और हाई लेवल के चाहिए, आप हमको प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है आप लोगों के लिए कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इस क्वेश्चन का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? 5, 10, 15, 20 क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 15। कैसे होगा 15? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉड मास के नियम के हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा। और इसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे कैसे सॉल्व किया गया है, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी नहीं आता है तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है मैथ का कि 12/3 × 4 धन 15 ऋण 5 × 2 का मान क्या है? अब यहाँ पे ऑप्शन है 16, 26, 36, 46। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? मैं चाहता हूँ दोस्तों कि करेक्ट आंसर देखने से पहले आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप पहले खुद सॉल्व करें, इसके बाद फिर करेक्ट आंसर देखें, और इसके बाद फिर इसका आप सलूशन देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या सही तरीके से सॉल्व किया है या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36। कैसे आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी बॉड मास का नियम ही काम करता है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि बॉड मास क्या होता है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बॉड मास होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है कि जो श्रृंखला दी होती है तो उसमें से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ मतलब गुणा, फिर डिवीजन मतलब कि भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है यदि A/B बराबर 3/4 और B/C बराबर 8/9 है तो A/C का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2/3। और कैसे होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट सलूशन हमने दिया है। दोस्तों अगर कहीं पे हमसे मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, है ना, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब इतना सारा मैटर तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होना लाजमी है। ठीक है, तो आप याद दिला सकते हैं, उसके लिए आपका वेलकम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 रुपये को A, B और C के बीच 2:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो C का हिस्सा क्या होगा? C का हिस्सा क्या होगा? अब देखिए, अब हम ये नहीं कहते कि एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न एज इट इज आ जाएगा, लेकिन अब इस तरह के दूसरे क्वेश्चन अगर आएंगे, यहाँ पे जो हम ट्रिक बताएंगे तो उसके हिसाब से आप अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले आप खुद से निकालने की कोशिश करिए, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो हम बताएंगे, पर एक बार ट्राई तो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए, इसके बाद फिर करेक्ट आंसर देखिए। मैं यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 रुपये। किसका हिस्सा है? सी का। कैसे? ये देखिए यहाँ पर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 150 है तो उस संख्या का 60% क्या होगा? 300, 450, 750, 900। तो इसका राइट आंसर है 450, ऑप्शन नंबर बी। कैसे?
यहाँ पे देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन हमने दिया है। अगर आप वीडियो पॉज करके हमारा एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो आपको और कुछ कहीं पे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई कीमत में 20% की कमी की जाती है। वस्तु की मूल कीमत पर शुद्ध परिवर्तन क्या है? ठीक है, पहले वस्तु के कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, बढ़ाया जाता है, और फिर बढ़ी हुई कीमत में 20% की कमी की जाती है। ठीक है, वस्तु की मूल कीमत पर शुद्ध परिवर्तन क्या है? 5% की वृद्धि, 5% की कमी, कोई परिवर्तन नहीं, कि 10% की वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कोई परिवर्तन नहीं। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि वस्तु की मूल कीमत क्या है? 100 रुपये। तो जब 25% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? बढ़ी हुई कीमत 25 रुपये, सॉरी 125 रुपये। तो बढ़ी हुई कीमत 125 रुपये में 20% की कमी, तो 125 का जब 20% यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 25 रुपये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो पुराना कीमत 100 रुपये और नई कीमत में भी उसको घटा देंगे तो भी 100 रुपये आएगा। ठीक है, इसलिए मूल कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 800 रुपये, 960 रुपये, 864 रुपये या 900 रुपये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 960 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। कैसे? ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए और इसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दुकानदार जो है तो 20% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है, और यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, 600 रुपये, 640 रुपये, 800 रुपये, 750 रुपये। तो पहले एक बार आप खुद से सॉल्व करें, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, सॉल्व करिए और इसके बाद फिर ऑप्शन मिलाइए कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फिर आप करेक्ट आंसर देखिएगा। ठीक है, ईमानदारी के साथ। और आप लोग हमको लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 640 रुपये। कैसे? यहाँ पे हमने कंप्लीट जानकारी आपको दे दिया है। वीडियो पॉज कर लीजिए, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती रही होगी तो आपको यहाँ पे पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है कि यदि वाटर को XBUFS लिखा जाता है तो फायर को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको निकालना है कि वाटर को कैसे लिखा गया है, और जिस तरह से वाटर को लिखा गया है उसी तरह से फायर को भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको तो आप लोग निकाल ही लेंगे, और नहीं निकाल पाएंगे तो देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा GJSF, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? 2, 6, 12, 20, 30। अगला पद क्या होगा? 40 होगा, 42 होगा, 44 होगा, 46 होगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। अब 42 कैसे आया है ये पहले आप निकालिए। अगर पिछला आप निकाल लेंगे तो अगला भी निकाल लेंगे, और नहीं निकाल पाते हैं तो देख लीजिए इसका सलूशन ये है। ठीक है, इसको आप कंप्लीट तरीके से पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि 42 कैसे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम पद का चयन करें। टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। अब इसमें से जाहिर सी बात है कि जो अलग है वो क्या है? टमाटर है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि टमाटर जो है तो एक फल है ना, सब्जी का एक प्रकार है, फल है, और आलू, गाजर और प्याज जो है तो ये जड़ के प्रकार हैं। ठीक, जबकि टमाटर एक फल है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ
माइनस, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग है। तो 10C 4A 4B 6D 2 का मान क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे जहाँ पे ABCD लिखा हुआ है वहाँ पे आपको लिख देना है जो ऑपरेटर लिखे गए हैं, प्लस माइनस इंटू डिवीज़न के, और फिर इसको बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं चाहूँगा कि आप इसको पहले खुद से सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके रखें और इसको सॉल्व करिए और करेक्ट आंसर निकालिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जो भी बता देंगे, लेकिन जब तक आप मैथ के खुद से प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, मैथ और रीजनिंग का, तो दोस्तों एग्ज़ाम में आप फेल हो जाएंगे, पक्का फेल हो जाएंगे। इसलिए अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 41, 41 इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो जो बोल रहा है उसके स्थान पे वही निशान रख दीजिए और फिर बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 10वें स्थान पर है। यदि उनके बीच 5 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल 30 व्यक्ति हैं। कैसे हैं ये देख लीजिए। अब रेड कलर में यहाँ पे हमने जो लिखा है इसको आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है कि जब व्यक्तियों के बीच की संख्या दी गई हो और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो हम तीनों को जोड़ देते हैं, बशर्ते कि कोई ओवरलैप ना हो। यानी ए बी के दाहिनी ओर से है और बी ए के बाईं ओर है, या ए और बी के बीच लोग स्पष्ट रूप से हैं, ना कि वे एक दूसरे को पार कर रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो फिर हम क्या कर देते हैं, उन सभी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 10, 15 और 5 इसको जोड़ने पर 30 आ गया है। लेकिन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है जो रेड कलर में हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट है, एक आदमी बिंदु ए से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर मुड़ता है, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर मुड़ता है। वह बिंदु ए से कितनी दूरी है और किस दिशा में है? ये तो आप निकाल लेंगे बड़े आराम से कागज़ में लाइन खींच करके, है ना, कि पहले पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, फिर मुड़ गया, किधर मुड़ा है, ठीक है, उत्तर की ओर मुड़ा, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। अब मतलब किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो ये आप निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 किलोमीटर उत्तर में है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र छात्र, पुरुष और फुटबॉल खिलाड़ी के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है? यहाँ पे ये नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो वेन डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि वो कौन सा चित्र है जो छात्र, पुरुष और फुटबॉल खिलाड़ी के बीच के संबंध को अच्छे से दर्शाता है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीनों जो ओवरलैप कर रहे हैं। क्यों, इसका सी ही क्यों होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे चूँकि हमने डिटेल में बताया है ना, तो आप इसको पढ़ लीजिए। जब आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होगा। अब चूँकि हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा और टाइम ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में टेबल को GZYOV लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा? तो पहले आप टेबल को निकालिए कि टेबल को कैसे लिखा गया है, तो उसी तरह से आप चेयर को भी निकाल पाएंगे कि कैसे आया है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे करेक्ट आंसर भी बता देंगे, सलूशन भी बता देंगे, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो आप रीजनिंग में पीछे रह जाएंगे, मैथ में पीछे रह जाएंगे।
तो इसलिए वीडियो पॉज करके पहले खुद से निकालने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, XSRZI। और कैसे आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन हमने दे दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है। यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई हैं, चारों में से एक संख्या अलग है, वो कौन सी है। 27, 64, 125, 36। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 27। कैसे, क्योंकि ये जो 64 और 125 और 36 है, ये किसी न किसी का क्या है कि वर्ग, वो है स्क्वायर है। जैसे 8 28 64, 6 6 36, 25 5 125, ठीक है। लेकिन 9 3 27 ये अलग हो रहा है, तो ये जो है तो अलग है इसलिए। नेक्स्ट है, यदि किसी कोड में एप्पल को ELPPA लिखा जाता है तो ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा। अब आप पहले ये समझ लीजिए कि एप्पल को ELPPA कैसे लिखा गया है, और जिस तरह से उसको लिखा गया है उसी तरह से ग्रीन को भी लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NEERG। नेक्स्ट, एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक बेटे के पास 3 बच्चे हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हुए। अब जोड़ लीजिए, बड़े आराम से इसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अपोजिट क्रम से लिया हुआ है, Z, X, V, T और एक एक छोड़ के इसका राइट आंसर RP हो जाएगा, है ना। जैसे P के बाद Q आता है तो उसको छोड़ दिया है, फिर R लिया है। R के बाद S आता है तो S को छोड़ के T लिया है। T के बाद U आता है, U को छोड़ दिया, V आया। V के बाद W आता है, W को छोड़ा, X लिया। X के बाद Y आता है, Y को छोड़ के Z लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि बास्केट को TEKSAB लिखा जाता है तो फ्लावर को कैसे लिखा जाएगा। तो ये भी आसान है, बास्केट को देख लीजिए कैसे लिखा गया है, और जिस तरह से बास्केट को लिखा गया है उसी तरह से फ्लावर को भी लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, REWOLF, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, वह घड़ी की सुई की दिशा में 100 डिग्री मुड़ता है और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 145 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। कि अध्ययन, पहले नंबर में है अध्ययन, दूसरा है परीक्षा, तीसरा है परिणाम, चौथा है नौकरी, पांचवा है आवेदन, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सीक्वेंस के हिसाब से आप इसको मैनेज करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 5 1 2 3 4। पहले नंबर में क्या होगा, पहले आवेदन करोगे। जैसे आप लोग पुलिस का फॉर्म भरे हो तो क्या किए हो, पहले आवेदन किए हो, फिर आवेदन करने के बाद आप अध्ययन कर रहे हैं, फिर अध्ययन के बाद क्या करेंगे, परीक्षा देंगे। 2 नंबर मतलब ये तीसरे स्थान पर दूसरा आएगा। फिर परीक्षा देंगे तो परिणाम आएगा, तीसरे नंबर पे आ गया। फिर इसके बाद फिर क्या होगा, नौकरी लग जाएगी अगर आप पास हो गए तो, ठीक है। तो ये तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित हो गया। नेक्स्ट है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मिस्टर जॉन ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मिस्टर जॉन का उस महिला से क्या संबंध है, ठीक है। मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो मिस्टर जॉन का संबंध यहाँ पे दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में आप डाउट हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि मतलब मिस्टर जॉन का संबंध पूछ रहा है कि उस महिला का संबंध पूछ रहा है। अगर मिस्टर जॉन का संबंध पूछ रहा है तो फिर क्या होंगे, भाई होंगे मिस्टर जॉन। और यदि ये पूछता है कि उस महिला का मिस्टर जॉन से क्या संबंध है, तो फिर क्या होता, वो महिला फिर बहन हो जाती, ठीक है।
तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? 8, 27, 64, 125। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 216। कैसे हुआ है यहाँ पे देख लीजिए कि दी गई श्रृंखलाओं के घनों का एक क्रम है, क्यूब है, ठीक है। जैसे 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौके 16 चौके 64, 25 पंचे 25, 5 पचे 25 पंचे 125 और 6 छंगा 36 छंगा 216। ये क्यूब निकाला है, ठीक है, एक सीरीज का। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ है दोस्तों। 1/2 धन 1/4 धन 1/8 धन 1/16 का मान क्या है? ऑप्शन दिया है 15/16, 13/16, 7/8, 3/4। क्या होगा? अगर आपको भिन्न का जोड़ आता है तो आप इसको बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो वीडियो पॉज करिए और इसका पहले सलूशन आप खुद निकालिए और देखिए कि आपका आंसर करेक्ट आता है कि नहीं आता है। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15/16। ठीक है। अब अगर आपको एक हिंट मिल गया 15/16 का तो आप निकालने की कोशिश करिए, अगर आप निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे हमने निकाल दिया है, कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है, एक एक चीज़ लिखा है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 12.5 गुणे 8 ऋण 50 भागे 2 धन 15 का मान क्या होगा? फिर से इसको वही बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो 90 आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे ये समीकरण दिया गया है, इसका मान x का मान निकालना है। ये 3x धन 5 बराबर x धन 15 है, तो x का मान क्या है? तो ये क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने कंप्लीट बता दिया है, तो इसको आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 80 है। संख्याएं क्या है? दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात क्या है? 3:5 है और उनका योग क्या है? 80 है। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर कैसे होगा? ये होगा 30 और 50। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट हमने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपये का 2 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 1,000 रुपये, 1,050, 1,100 या 1,150? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आता है तो इसको आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,050 रुपये। कैसे? यहाँ पे हमने निकाल दिया है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति क्या है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा या 10 किलोमीटर प्रति घंटा? ठीक है। देखिए, धारा के अनुकूल का मतलब है कि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में जो है तो नाव भी चल रही है, और धारा के प्रतिकूल का मतलब है कि अपोजिट में, है ना, जिधर साइड पानी बह रहा है उसके उल्टे साइड। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 7 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में नाव की गति। तो कैसे आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने समझा दिया है। आप भी इस तरह का अगर कोई अगला क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में तो आप बड़े आसानी से निकाल पाओगे। नेक्स्ट है, एक कार्य को ए 10 दिनों में और बी 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 दिन। कैसे? यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, कि किस तरह से 6 दिन में करेंगे। नेक्स्ट, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है? और यहाँ पे पाई का मान 22/7 लेना है। आपको भी पता होगा कि पाई का मान 22/7 या 3.141 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने बताया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8% की वृद्धि होगी। कैसे होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट जानकारी हमने दिया है, सॉल्व करके दिया है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि यदि x + 1/x = 5 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? 23, 25, 27, 29। तो इसका राइट आंसर है 23। कैसे? ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी कहीं समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा तो हम समझाएंगे। नेक्स्ट, 10 संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि संख्याओं का औसत 25 है और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देते हैं तो नया औसत क्या बन जाता है? उसी पुराने औसत में उतना ही संख्या जोड़ दो तो नया औसत बन जाएगा। तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा? 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। कैसे? ये सलूशन आप देख लीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट है, यहाँ पे सलूशन आपको मिल जाएगा, ये सलूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, है ना। इसीलिए हमने आपको ये मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश किया है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को भी शेयर करिएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 मीटर है ट्रेन की लंबाई और ये इस तरह से निकाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 180 है, एलसीएम 180 है और एचसीएफ 6 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है? एलसीएम 180 और एचसीएफ 6 और उनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या है 36। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अब दिया गया है एलसीएम 180 और एचसीएफ 6 और एक संख्या है 30, तो मान लें कि दूसरी संख्या क्या है? x है, तो 30 गुणे x बराबर 180 गुणे 6। अब x बराबर 180 गुणे 6/30। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 36। नेक्स्ट, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों की संख्या 240 है तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या क्या है? तो कुल छात्रों की संख्या है 400, ऑप्शन नंबर बी। कैसे? ये देखिए, ठीक कंप्लीट तरीके से हमने बताया है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और यही मेथड यूज करके आप एग्ज़ाम में इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देख लीजिए 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 प्लस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 3 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इंटू 0.6 प्लस 0.4 का मान क्या है? लंबा है, देखने में डर लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। कैसे? ये देखिए, ये जो व्यंजक होता है ना, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे
इसको सूत्र में रखने पर आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे और ज़्यादा संख्या क्या दी गई है, ए बराबर 0.6 और बी बराबर 0.4 मान लीजिए। बाकी तो 3 जो है तो फार्मूले में ही दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है, वह धनराशि क्या है? तो वह धनराशि क्या है? 2500 रुपये। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके दोस्तों हम पूरा सलूशन दिए हैं तो उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भरेगी? 20 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे, 35 घंटे। इसका राइट आंसर है 30 घंटे। ठीक, यहाँ पे इसका सलूशन है। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए? 20%, 30%, 40% या 50%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40% दोनों विषयों में पास हुए हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए, कंप्लीट जानकारी हमने दिया है, डिटेल में दिया है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता। नेक्स्ट, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल, माइकल फैराडे, थॉमस एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका राइट आंसर है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, किस भौतिक राशि का मात्रक हर्ट्ज है? आवृत्ति, बल, ऊर्जा, शक्ति। तो इसका राइट आंसर है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दाब का एसआई मात्रक क्या है? जूल, पास्कल, न्यूटन, वाट। तो इसका राइट आंसर है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल सबको पता है हॉकी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि। तो इसका राइट आंसर है मंगल, ऑप्शन नंबर बी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये है दोस्तों महानदी पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत जो है तो प्रस्तुत किया है? वे कौन से साइंटिस्ट थे? तो वे थे दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का जो तापमान है पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये किया था विनोबा भावे ने। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। और ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो यह है अवतल लेंस। ठीक है, और मायोपिया जो है दोस्तों, तो ये एक आँख का रोग है जिससे निकट दृष्टि दोष होता है और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको टोटल 100 MCQ करा दिया है। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए और किस क्वेश्चन में क्या डाउट है, ये भी आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक्स फॉर वाचिंग, हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।